गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम वियना समझौते के बारे में अध्ययन करेंगे। वियना समझौता और मेटरनिख जो इसका कर्ता धर्ता था उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वियना समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी। नेपोलियन ने अपने शासनकाल में यूरोप के मानचित्र में मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिए थे, जिन्हें सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे इतिहास में वियना कांग्रेस कहा जाता है। चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट के अवसान के बाद में वियना समझौता एक ऐसा समझौता था जिसमें यूरोप के कई राष्ट्र एक मंच पर आकर बैठे थे। अब यह है कि यूरोप के राष्ट्रों ने वियना को ही क्यों चुना। वियना स्थान का चुनाव इसलिए किया गया कि यह महाद्वीप के मध्य में स्थित था तथा नेपोलियन की पराजय में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं। चूंकि वियना समझौता प्रस्तावित था, यूरोप के सभी राष्ट्र इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन इसकी कुछ समस्याएं भी थी। अपने कार्य को आरंभ करने से पूर्व वियना कांग्रेस के सम्मुख निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न थे। पहला था, उन्हें यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे फ्रांस भविष्य में फिर वहां शांति भंग नहीं कर सके। अतः आवश्यक था कि फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना की जाए। स्टूडेंट्स, जब हमने नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ा था तब हमने देखा था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के लिए कितना कुछ कार्य किया था। उससे जो यूरोप के अन्य राष्ट्र क्या थे कि भयावह स्थिति में थे, इसलिए उन्होंने इन सब परिस्थितियों को वापस निर्धारित करने के लिए और अपने पक्ष में परिस्थितियां करने के लिए फ्रांस के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दूसरा था कि मृतप्राय पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर जर्मनी में नवीन व्यवस्था करना। जो पवित्र रोमन साम्राज्य था जो लगभग मृत हो चुका था, उसके स्थान पर जर्मनी में एक नवीन व्यवस्था भी स्थापित करनी थी। तीसरा था कि वारसा की ग्रांड डची और नेपोलियन के कट्टर मित्र सैक्सनी तथा फिनलैंड के विषय में भी निर्णय करना था। इटली में एक नवीन व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लेना था तथा डेनमार्क को नेपोलियन का साथ देने के कारण दंडित करना था। पोप की शक्ति व गौरव को बढ़ाना था व प्रतिक्रियावादी भावनाओं को कुचलना था। तो कुल मिलाकर जो यूरोप के राष्ट्र थे, उन्होंने एक तरह से जो नेपोलियन के बहुत नजदीक थे, उनको किसी न किसी प्रकार से उनको एक तरह से दंडित करना उनका एक उद्देश्य बन गया था। और शायद इसी अवधारणा के साथ या इसी पूर्वाग्रह के साथ वे लोग वर्साय के सम्मेलन में एकत्रित हुए, इसमें वियना समझौते में एकत्रित हुए। अब है कि वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन से थे और उनके प्रतिनिधि कौन से थे। वियना सम्मेलन को यूरोप के इतिहास में कूटनीतिज्ञों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक कहा जाता है। इसमें टर्की के अतिरिक्त यूरोप की समस्त बड़ी शक्तियों ने भाग लिया था। पहला था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो प्रतिनिधित्व था वह सम्राट फ्रांसिस प्रथम व चांसलर मेटरनिख ने किया था। सम्राट फ्रांसिस प्रथम को इस सम्मेलन पर अपार धन व्यय करना पड़ा। मेटरनिख को इस सम्मेलन का कन्वीनर बनाया गया। हमने मेटरनिख पर ज्यादा हम जोर डाल रहे हैं या मेटरनिख को इसलिए सेंटर्ड कर रहे हैं कि
नेपोलियन के पतन में मेटरनिख का महत्वपूर्ण स्थान था और मेटरनिख इनिशिएटिव ले रहा था कि किस प्रकार इस वियना सम्मेलन में फ्रांस को एक तरह से क्षत विक्षत किया जाए, उसकी शक्तियों को किस प्रकार क्षीण किया जाए। रूस की ओर से स्वयं सम्राट जार अलेक्जेंडर ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। प्रशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके मंत्री हार्डेनबर्ग को भेजा गया था। इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैसलरे तथा वेलिंगटन के ड्यूक ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। उनका उद्देश्य अपने देश में के औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था। वैसे भी इंग्लैंड शुरू से ही उपनिवेशों के बारे में काफी सचेत रहा है और उपनिवेशों का हित जो भी उसको करना था वह एक तरह से उसका उद्देश्य बन गया था। कहने को तो औपनिवेशिक हित के लिए उसने ये अवधारणा डाली कि मैं औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन हम भारत के संदर्भ में भी आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने किस प्रकार भारत को उपनिवेश बना के रखा था और किस प्रकार यहाँ पर निर्मम जो अत्याचार हुए भारत में, उससे हम सब भली भांति परिचित है। फ्रांस का प्रतिनिधित्व टेलरा ने किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। उसने नेपोलियन के शासन तक सक्रिय राजनीति में भाग लिया था, किंतु नेपोलियन द्वारा एक बार अपमानित किए जाने के कारण उसने उसका साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस में भाग लेने का उसका प्रमुख उद्देश्य नेपोलियन व उसके वंशजों से अपने अपमान का बदला लेना था। तो वियना कांग्रेस का हमने देखा कि वियना कांग्रेस में जो भी देश शामिल हुए उनके कोई न कोई अपना स्वार्थ अवश्य था और उस स्वार्थ के साथ ही वो इस सम्मेलन में आगे आए थे। इस वियना कांग्रेस के जो सिद्धांत थे वो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका सिद्धांत उन्होंने रखा कि न्यायोचित राजसत्ता का सिद्धांत। न्यायोचित राजसत्ता यानी सबको न्याय मिले और सबको अपनी राजसत्ता का उनको अनुभव मिले। फिर है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन के सिद्धांत में इस प्रकार उन्होंने रखा कि कोई देश को ज़्यादा उनको पावर्स नहीं मिले और यूरोप में एक पावर एडजस्टमेंट बैलेंस है वो बना रहे। उस पावर बैलेंस के लिए ही उन्होंने शक्ति संतुलन का सिद्धांत सामने रखा। तो एक था पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत में इन्होंने यूरोप के देशों ने ये भी रखा कि अगर जो भी शर्तें रखी जाती है, जो भी समझौते रखे जाते हैं, अगर उसमें कोई फेरबदल करता है या अपनी मनमानी करता है तो उसको दंड मिलेगा। और पुरस्कार का है कि अगर कोई सबके हित के लिए, यूरोप के हित के लिए कार्य करेगा देश, तो उसको पुरस्कार भी मिलेगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। हमने जो देखा वियना सम्मेलन जो नेपोलियन के अवसान के बाद हुआ और इसमें सभी देशों ने, यूरोप के मुख्य देशों ने भाग लिया और अपने अपने इसमें उन्होंने मत व्यक्त करे। तो हम कह सकते हैं कि वियना जो सम्मेलन था वह एक तरह से नेपोलियन के काल में जो फ्रांस को सुदृढ़ करने का कार्य हुआ, उसके बाद में फ्रांस को किस प्रकार क्षीण विहीन किया जाए, शक्ति विहीन किया जाए, उसकी ओर एक कदम था। और कहा जाए तो एक तरह से प्रथम विश्व युद्ध की आहट में भी यह एक मील का पत्थर सिद्ध हो रहा था। अब हम स्टूडेंट्स इसके आगे भी हम वियना समझौते के 2 पार्ट्स और देखेंगे, जिसमें आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि वियना समझौते का आगे जाकर क्या उसके सिग्निफिकेंस हुए, उसके बारे में क्या दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ा, कितना देशों ने इसको माना। तो इसके बारे में आपको
विस्तृत जानकारी हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें देखेंगे और उसमें आपको काफी कुछ इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।